हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरर मराठी में। और मैं आज आपको अपने दोस्तों की बताई कुछ सच्ची और डरावनी हॉरर स्टोरीज़ के बारे में बताना चाहूँगा। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी ही भूत, प्रेत, जिन्नात, ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, अन्य और अच्छी और सच्ची डरावनी स्टोरी सुनना पसंद है तो मेरे चैनल हॉरर मराठी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं और इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा और आप कमेंट में अपना रिस्पॉन्स दिखा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी जो स्टोरी है वो मैं अपने दोस्तों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाऊँगा। मेरा नाम पवन है। आज मैं आपको जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो कहानी मेरे दोस्त सूरज के साथ हुई थी। तो बात कुछ ऐसी है। सूरज, जो एक लड़का, उम्र कोई 19-20 साल की होगी, एकदम से दुबला पतला, पढ़ने में ठीक ठाक था, शहर में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहा था। वह जिस महाविद्यालय में पढ़ाई करता था वह शहर से थोड़ा बाहर था और पूरी तरीके से जंगल जैसे क्षेत्र में था। वह अपने महाविद्यालय के ही हॉस्टल में रहता था। वह जिस हॉस्टल में रहता था वह 5 मंजिला था। सूरज का कमरा चौथी मंजिल पर था। अभी अगर वह भूल बस अपने कमरे की खिड़कियां या दरवाजे को खुला छोड़ देता तो बंदर, गिलहरी आदि उनके कमरे में आ जाते। सूरज प्रतिदिन शाम को लगभग 5 बजे अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाता और गुनगुनाता रहता था। उसे प्रकृति की गोद में होने का एहसास होता, जिससे उसके चेहरे पर बराबर प्रसन्नता छाई रहती और पढ़ने में भी उसका खूब मन लगता। एक दिन जब वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजा ही रहा था और सुमधुर आवाज़ से गुनगुना रहा था, तभी अचानक उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि कुछ दूरी पर एक जंगली पेड़ की ओट से कोई उसे देख रहा हो। वह थोड़ा सक्का बक्का गया और थोड़ा संभल कर और हारमोनियम बजाना बंद करके गुनगुनाते हुए ही थोड़ी दूर उस पेड़ के आसपास देखने लगा, पर अब उसे वहाँ कोई नहीं दिख रहा था। उसने इसे अपने मन का वहम मान लिया तथा साथ में हो सकता कोई छात्र आदि हो, यह सोचकर वो यहाँ वहाँ घूमने चला गया। पर ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि वह पेड़ थोड़ा दूर था और उधर कभी भी कोई छात्र अकेले नहीं जा सकता था। हाँ, कभी कभी कुछ उत्साही छात्र जाते थे, पर वह भी टोली में। खैर, वह फिर से आकर बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर अब उसका मन हारमोनियम बजाने और गुनगुनाने में न लगकर बार बार उसका मन उसी पेड़ की ओर चला जाता। दूसरे दिन जब वह बालकनी में हारमोनियम लेकर बैठने ही जा रहा था, तभी अचानक उसका ध्यान उस जंगली पेड़ की तरफ चला गया, पर वहाँ उसे कोई नहीं दिखा। फिर वह बालकनी में बैठकर हारमोनियम बजाने लगा, पर पता नहीं क्यों हारमोनियम बजाते बजाते आज भी अचानक उसका ध्यान उधर ही चले जाता। उसने अपने मन व आंखों पर काबू करने की बहुत कोशिश करी, जो कि एक लंबी तान छेड़ना चाहा, त्यों ही फिर से उसका ध्यान उसी पेड़ की ओर चला गया। हाँ, वहाँ कोई तो दिखाई दिया, जो थोड़ा सा पेड़ की आड़ में होकर इसके तरफ ही शायद देख रहा था। सूरज अपनी जगह पर खड़ा हो गया और गौर से उस पेड़ की ओट की में खड़े व्यक्ति पर अपनी नजरें टिकाने की कोशिश करने लगा। जी हाँ, वहाँ कोई तो था, और वह भी अकेले। और इतना ही नहीं, यह भी सही बात थी कि वह सूरज को ही दिख रहा था, पर अभी भी यह क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन है। कोई बाहरी आदमी, कोई औरत, या महाविद्यालय की कोई छात्र या छात्रा। रात को सूरज की नींद गायब थी। वह लेटे लेटे बार बार यही सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर वह है कौन, जो पेड़ की ओट से उस पर नज़र लगाए देखते रहता है। कहीं कोई गलत इरादे से तो नहीं देख रहा। बहुत सारे अनर्गल सवाल भी अब उसके जहन में आने लगे थे। खैर, कैसे भी करके सुबह में उसकी हल्की सी नींद आई, पर अब लगभग 7 बजे
उसके बगल वाले कमरे में रहने वाले बच्चे ने हाँक लगाकर उसे जगा दिया। उसे कुछ काम था। सूरज जगकर अपने दरवाजे की किवाड़ खोला और उस बच्चे द्वारा कुछ मांगने पर उसे दे दिया। फिर वह जम्भाई लेते हुए बालकनी में आ गया। अरे ये क्या, इतनी सुबह! फिर उस पेड़ के पीछे उसे कोई दिखाई दिया, पर आज वह व्यक्ति ऐसा लग रहा था कि हाथ के इशारे से उसे बुला रहा हो। थोड़ी दूर अधिक थी और छोटे छोटे झुरमुट और पेड़ आदि भी थे, तो इसलिए कौन है ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। खैर, अब सूरज पूरी तरीके से तल्लीन होकर उस पेड़ के पास ही देखने लगा। धीरे धीरे सूरज की मन एकाग्रता और शरीर की बेचैनी बढ़नी शुरू हो गई और अब उसे ऐसा लग रहा था कि उस पेड़ के पास कोई किशोरी खड़ी है जो हाथ के इशारे से उसे बुला रही हो। सूरज को पता नहीं अब क्या होने लगा था। उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया था। वे क्या करे, क्या ना करे, अब उसके हाथ में नहीं था। अचानक सूरज को आभास हुआ कि वह यहाँ से आराम से कूदकर उस बाला के पास जा सकता है। पता नहीं उसकी मानसिकता कैसे बदल गई कि वह आओ देखा न ताओ और अचानक उस चौथी मंजिल की बालकनी से छलांग लगा दी। छलांग लगाते ही उसे ऐसा लगा कि पेड़ के पास खड़ी लड़की अचानक उड़कर उसके पास आ गई और उसे थामकर उसी पेड़ के पास लेकर चली गई। यह सब इतना जल्दी हुआ कि सूरज कुछ भी समझ ना पाया। पेड़ के पास जाकर सूरज एक बिछुड़े प्रेमी की तरह गुनगुनाने लगा और वह बाला मंद मंद मुस्कान के साथ थिरकने लगी। सूरज तो पूरी तरीके से खोया हुआ था। उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वह कौन है और कहाँ से आ गया। खैर, सूरज को कूदते हुए उसके बगल वाले कमरे के लड़के ने देख लिया था, जो नहाने के बाद तौलिया सुखाने के लिए डालने के लिए अपने कमरे से बाहर आया था। पर वह बेहोशी हालत में था क्योंकि उसने कूदने के बाद सूरज को उड़ते हुए उस पेड़ के पास जाता देख लिया था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसने जो देखा था वह बस काल्पनिकता में ही संभव था। खैर, उसने हिम्मत करके आसपास के कमरों के छात्रों को यह बताई और फिर उन छात्रों ने एक चपरासी को लेकर उस पेड़ के पास जाने का निश्चय किया। उस पेड़ के पास पहुंचकर छात्रों ने देखा कि सूरज तो प्रसन्न मन से गाए जा रहा था, पर उसके हाव भाव में ऐसा लग रहा था कि वह गाना अकेले नहीं किसी और के साथ गा रहा है। छात्रों को वहाँ देखकर भी सूरज पर कोई असर नहीं हुआ। वह इन लोगों से बेखबर गाए ही जा रहा था। अंत में उसके कमरे के बगल वाले कमरे के लड़के ने उसे पकड़कर रोकना चाहा, पर फिर भी सूरज अनजान था कि वहाँ ये छात्र आदि भी हैं। अचानक सूरज का गाना बंद हो गया और वह तेज आवाज़ में चिल्लाया, कहाँ गई तुम? देखो, आँख में चौली न खेलो, मेरे सामने आओ। इसके बाद एक दो और छात्रों ने सूरज को पकड़कर वहाँ बिठाने की कोशिश करने लगे, पर सूरज तो बस चिल्लाए ही जा रहा था, कहाँ गई तुम? अचानक चपरासी ने वहीं किसी पौधे के एक दो पत्तों को तोड़कर मसला और उसे सूरज को सूंघा दिया। सूरज को बहुत जोर से छींक आई और वह अब होश में आने लगा था। वह कौन है, अब उसे इसका भान हो चुका था। उसे वहाँ अपने को पाकर बहुत हैरानी हुई। फिर उन छात्रों से पूछने लगा कि मैं यहाँ पे कैसे आ गया? मैं तो अपनी बालकनी में था, फिर यहाँ कैसे? फिर उसे थोड़ा सा याद आया कि वह तो बालकनी से कूदा था और किसी लड़की ने उसको बचा लिया था, पर उसने कुछ बोला नहीं था। खैर, छात्रों ने उसे चलने के लिए कहा और साथ ही यह भी कहा कि बस ऐसे ही आ गए थे तुमने ही तो चलने के लिए कहा था। फिर छात्रों ने उसे बातों में उलझा लिया और उसके प्रश्नों का जवाब ठीक से ना देकर घुमा दिया। खैर, अब दोनों एक दूसरे यानी छात्र और सूरज से कुछ छिपा रहा थे।
सूरज उन छात्रों के साथ हॉस्टल में आया। सभी लगभग घंटों तक बैठे रहे। कोई पढ़ने नहीं गया। चपरासी भी आया और वो भी सूरज के ही कमरे में आकर बैठ गया। वह कुछ कहना चाह रहा था पर कह नहीं पा रहा था। अंत में उसने अपने आप को रोक नहीं पाया और वहाँ बैठे सभी छात्रों से ये कहा कि उस पेड़ के पास कोई आत्मा है। इसका उसे भी एहसास है, पर वह आत्मा कभी उसके सामने तो नहीं आई और ना कभी उसका कुछ बुरा हो पाया, पर आत्मा जरूर है। इसका उसे कई बार आभास हो चुका है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन है और जो मैं कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो मेरे ही मामा जी ने मुझे बताई थी। हुनेसर जी हमारे ज़िले के ही एक रहने वाले थे और शादीशुदा थे। उनके परिवार में उनके 2 छोटे भाई, माता पिता, पत्नी तथा 2 प्यारे बच्चे थे। हुनेसर जी कोलकाता में किसी सेठ के यहाँ ट्रक की ड्राइवरी का काम किया करते थे। उन्हें ट्रक पर माल लाद कर दूर दूर के शहरों में जाना पड़ता था। वह बहुत ही मेहनती थे और अपना काम पूरी जिम्मेदारी और वह ईमानदारी से किया करते थे। उनके कार्यों से उनका सेठ भी बहुत खुश था और हर महीने उन्हें अपने साथ लेकर डाकघर जाता था और 1000-1200 उनके घर मनी ऑर्डर जरूर कराता था। हुनेसर जी की जीवन गाड़ी बहुत ही मज़े से चल रही थी। कभी कभी जब उनको माल लेकर लखनऊ, बनारस आदि जाना पड़ता तो वह थोड़ा समय निकालकर घर पर भी आ जाते और घर वालों का हाल चाल लेने के बाद वापस चले जाते। एक बार की बात है कि हुनेसर जी रात को करीब 10 बजे ट्रक लेकर निकले। उन्हें दिल्ली की ओर जाना था। उनके साथ सामू नाम का एक खल्लासी भी था। हुनेसर जी खल्लासी को अपने बेटे जैसा मानते थे और उसे ट्रक चलाना भी सिखाते थे। अब सामू ट्रक चलाने में निपुण भी हो गया था। उस रात सामू ने जिद करके कहा कि आप आराम से सो जाइए तो ट्रक चलाकर मैं चलता हूँ। हुनेसर जी ने ना कहकर ट्रक खुद चलाते हुए निकल पड़े और सामू उनके बगल में बैठा रहा। रात के करीब 1 बजे होंगे और ट्रक एक चौड़ी सड़क पर तेज गति से दौड़ा चला जा रहा था। अचानक हुनेसर जी को पता नहीं क्या हुआ कि वह सड़क किनारे ट्रक रोककर बीड़ी सुलगाकर पीने लगे। बीड़ी पीने के बाद वह सामू से बोले कि मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रहा हूँ। तुम एक काम करो, ट्रक चलाकर ले चलो। सामू तो ट्रक चलाना ही चाहता था। उसने हामी भरकर ट्रक की स्टीयरिंग पकड़ ली और धीमी गति से ट्रक को दौड़ाने लगा। लगभग आधे 1 घंटे के बाद जब वह सामू को लगा कि अब हुनेसर जी गहरी नींद में सो रहे हैं तो उसको मस्ती सूझी। उसने ट्रक की स्पीड बहुत ही तेज कर दी और गुनगुनाते हुए ड्राइविंग करने लगा। अचानक उसे पीछे से एक और ट्रक आती दिखाई पड़ी, शायद जिसकी स्पीड और भी तेज थी। उसने सोचा कि शायद पीछे से आ रही ट्रक उसे आगे न निकलना चाहती है। सामू का भी खून अभी तो एकदम नया था। वह भला ऐसे कैसे होने दे देता। उसने भी ट्रक का एक्सीलेटर चापते हुए ट्रक को और भी तेज दौड़ाने लगा। अरे ये क्या! उसने ट्रक की स्पीड इतनी बढ़ा दी कि ट्रक अब उसके काबू से बाहर हो गई। वह कुछ सोच पाता इससे पहले ही ट्रक सड़क छोड़कर उतर गई और एक पेड़ से टकराकर पूरी तरीके से नष्ट हो गई। इस दुर्घटना में हुनेसर जी तो प्रभु को प्यारे हो गए, पर सामू बच गया। उसे कुछ ट्रक चालकों ने पास के अस्पताल में भर्ती कराकर उसके सेठ को सूचना भिजवा दी थी। सामू 4-5 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा। उसे अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था। उसकी एक गलती से उसके पिता समान हुनेसर जी को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उसका दिल रो पड़ा था, पर अब विधि के विधान के आगे वह कैसे कुछ बोल पाता। उसने तय कर लिया कि अब वह
जो भी कमाएगा उसका आधा मुनेसर जी के परिवार को दिया करेगा। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वह वापस कोलकाता आ गया। अपने सेठ से मिलकर उसने सारी बात बताई और अपनी गलती पर फूट फूट कर रोने लगा। सेठ ने उसे समझते हुए कहा कि अब रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला, पर हम अभी मुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ बताएंगे नहीं और समय समय पर उसके परिवार की मदद करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने सामू से भी ऐसी बात बताई जिसे सुनकर सामू पूरी तरीके से डर गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल सेठ ने सामू को बताया कि मुनेसर जी बराबर बताया करते थे कि मालिक, जब भी यहाँ से माल लेकर दिल्ली के लिए निकलता हूँ तो रात को करीब 1-2 बजे एक सुनसान जगह पर ऐसा लगता है कि कोई ट्रक तेज़ी से पीछे आ रहा है और हमें ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। पीछे देखने पर वह ट्रक दिखाई नहीं देता, पर ट्रक के मिरर में वह साफ साफ ओवरटेक करते हुए दिखता है। कई बार तो मैंने अपने ट्रक को किनारे लगाकर उतर कर देखा तो पीछे कोई ट्रक नहीं था। तेज़ी से आता वह ट्रक केवल रात को ही, और वह भी मिरर में ही दिखता है। मालिक, इस ट्रक के चक्कर में कई ट्रक वालों का एक्सीडेंट हो गया है। समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है। आगे उस सेठ ने कहा कि मैं हुनेसर जी की बातों को सुन तो लेता था, पर उस पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ट्रक होकर भी ना हो। और वैसे भी मैं भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता, पर तुम्हारी बातें सुनने के बाद पता नहीं क्यों मुझे हुनेसर जी की बातों पर विश्वास होने लगा है। सेठ जी के इतना कहते ही सामू को काट मार गया। वह चाहकर भी चीख ना सका। तो क्या पीछे से आ रहा ट्रक कोई भूत प्रेत था, या कोई भूत ट्रक बनकर ट्रक वालों को चकमा देकर दुर्घटना करा देता था? खैर, समय सबके घाव भर देता है। सेठ भी अपने काम में लग गए और सामू भी। 3 महीने बीतने के बाद एक दिन सेठ ने सामू से कहा कि चलो हुनेसर जी के घर चलकर आते हैं। इस बात को छिपाना ठीक ना होगा, और साथ ही हुनेसर जी के परिवार की कुछ आर्थिक मदद भी कर देंगे। हुनेसर जी थे तो हर महीने उनके परिवार को मनी ऑर्डर चला जाता था, पर पिछले 3 महीने से मनी ऑर्डर भी नहीं गया, और ना ही कोई पत्र आदि। उनके घर के लोग कहीं परेशान ना हो। सेठ की बातें सुनकर सामू ने कहा कि सेठ जी, अगले महीने मेरी शादी है। शादी के बाद हम लोग चलेंगे, क्योंकि मैंने भी सोच रखा है कि हुनेसर जी के परिवार की मदद करता रहूँगा। इसके बाद सेठ ने कहा कि ठीक है, अगले महीने चलते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं हुनेसर जी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी कर दूँ, और साथ ही उनके दोनों भाइयों को यहाँ लाकर कुछ काम धंधा दिलवा दूँ। मई का महीना था और दोपहर का समय। कड़ाके की लू चल रही थी। सेठ और सामू पसीने से तरबतर। वह लोग पूछते पूछते हुनेसर जी के गांव में आ गए थे। एक आदमी ने हुनेसर जी के घर पर भी उन लोगों को पहुंचा दिया। हुनेसर जी के दरवाजे पर एक नीम का घना पेड़ था, जिसके नीचे चौकी पड़ी हुई थी। सेठ और सामू वहीं बैठ गए। उन लोगों ने हुनेसर जी के परिवार के लिए साड़ी, कपड़ा, मिठाई आदि जो लेकर आए थे घर में भिजवा दिया। घर से उन्हें पानी पीने के लिए आया। पानी पीने के बाद उन दोनों ने हुनेसर जी के परिवार वालों को यह दुखद घटना सुनाने की सोची। अरे ये क्या! अभी वह लोग कुछ कहने ही वाले थे, तभी डाकिये की साइकिल की घंटी ट्रिन ट्रिन बजती हुई उसी नीम के आकर रुक गई। फिर डाकिये ने हुनेसर जी के पिताजी को जेरमी करते हुए मनी ऑर्डर सौंपा। मनी ऑर्डर सौंपने के बाद डाकिया चला गया। डाकिये के जाने के बाद हुनेसर जी के पिताजी ने कहा कि जब आप लोग आ ही रहे थे तो फिर हुनेसर को यह पैसे डाक से भेजने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप लोग के हाथ ही भिजवा दिया होता। हुनेसर जी के पिता के मुंह से निकले
यह शब्द सुनते ही सेठ और सामू दोनों हक्के बक्के हो गए। सेठ जी ने थूक घोटकर हुनेसर जी के पिताजी से पूछा कि क्या कहा आपने? हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर भेजा है। सेठ की यह बात सुनते ही हुनेसर जी के पिताजी ने बिना कुछ बोलते हुए 100 के 8 नोट तथा मनी ऑर्डर वाला छोटा कागज का टुकड़ा जिस पर पता लिखा था सेठ के आगे बढ़ा दिया। सेठ जल्दी जल्दी उस कागज के टुकड़े को उलट पुलट करके देखने लगा, क्योंकि कुछ भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मनी ऑर्डर के उस कागज पर जो लिखाई थी वह हुनेसर जी की ही थी और वह पैसा उन्होंने पिछले महीने ही उसी डाकघर से लगाया था जहाँ से सेठ और वह बराबर हर महीने पैसा लगाया करते थे। अब तो सेठ एकदम से घबरा गए थे, साथ ही सामू के चेहरे का रंग भी उड़ गया। उन दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी हुनेसर जी के पिताजी बोलने लगे कि ऐसा लड़का सबको मिले जो हर वक्त हमारी सूद रखता हो और हर वक्त जितना हो सके उतना मनी ऑर्डर ज़रूर कर देता है। इतना सुनते ही सामू बोल पड़ा कि काका, क्या पिछले महीने भी हुनेसर जी ने मनी ऑर्डर किया था? हाँ, कहते हुए हुनेसर जी के पिताजी ने कहा, अरे भाई हाँ, पिछले महीने तो उसने 1200 रुपये भेजे थे। इतना सब सुनने के बाद आप लोग खुद ही सोच लीजिए कि सेठ और सामू किस परिस्थिति में होंगे। अचानक सामू अपने आप को रोक न सका और फफक कर रो पड़ा। सेठ से रहा न गया और वह सामू को चुप कराते हुए खुद भी रुआंसू हो गए। हुनेसर जी के परिवार वालों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अचानक ये दोनों रोने क्यों लगे। अब उस नीम के नीचे गांव के अन्य लोग भी एकत्रित हो गए थे। सेठ ने थोड़ी हिम्मत करके सारी बात कह डाली। यह बात सुनते ही वहाँ खड़े लोगों, विशेषकर महिलाओं में रोवन पीटन शुरू हो गया। पर अभी भी हुनेसर जी के घर वाले यह मानने को तैयार ही नहीं थे कि पिछले 4 महीनों से हुनेसर जी नहीं है। अगर हुनेसर जी नहीं है तो इन 4 महीनों में जो 3 बार मनी ऑर्डर आए हैं वह किसने भेजा है? हैंडराइटिंग तो हुनेसर जी की ही है। अरे इतना ही नहीं, 2 महीने पहले उसका एक पत्र भी मिला था जिसमें उसने लिखा था कि बापूजी कुछ ज़रूरी काम आ जाने के कारण 1 साल तक मैं घर नहीं आ सकता, पर मनी ऑर्डर बराबर भेजता रहूँगा। काफ़ी कुछ सांत्वना के बाद हुनेसर जी के दुर्घटना की पुलिस द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों और डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद अंततः हुनेसर जी के घर वाले माने कि हुनेसर जी नहीं रहे, वह भी पूरी तरीके से नहीं। गांव वालों और कुछ हितनात के कहने सुनने के बाद हुनेसर जी का अंतिम क्रिया संपन्न की गई। सारे कर्म विधिवत संपादित किए गए। इसके बाद हुनेसर जी के दोनों भाई सेठ के पास कोलकाता चले गए। सेठ ने उन्हें एक कारखाने के अच्छे वेतन पर नौकरी दिलवा दी। इसके साथ ही सेठ हर महीने हुनेसर जी के परिवार के लिए कुछ पैसे मनी ऑर्डर करता रहा। खैर जो भी, पर अब भी सामू को यही यकीन नहीं हो पाया कि उसका पीछा करने वाला ट्रक कोई भूत चला रहा था और मरने के बाद भी हुनेसर जी अपने परिवार को मनी ऑर्डर करते रहे। खैर अब हुनेसर जी के परिवार को पूरी तरीके से यकीन हो गया कि अब हुनेसर जी इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि उनका पत्र, मनी ऑर्डर आदि भी नहीं आता और इस घटना को भी काफ़ी समय होने लगा था। मेरा नाम राम है। राजस्थान के ज़िले में एक गांव में लता नाम की एक औरत रहती है। उसकी शादी तो उसके घर वालों ने बचपन में ही कर दी थी और उसके 3 बच्चे हैं। उसको उसके ससुराल वाले तो बहुत प्यार से रखते थे, लेकिन गांव वाले उस पर किसी प्रेत आत्मा का साया बताते थे। गांव वाले उससे अक्सर दूर ही रहते थे, क्योंकि वो जो भी बोलती थी
वो सच हो जाता था। लता के मायके में उसके पड़ोसी बताते हैं कि बचपन में लता को एक कुत्ते ने काट लिया, तो लता ने अचानक मुंह से कुत्ते के लिए बद्दुआ निकाली कि इस कुत्ते की मौत क्यों नहीं आ जाती। अगले दिन हुआ भी कुछ ऐसा और वो कुत्ता गली के बाहर मरा पड़ा हुआ था। तब से गांव वालों में दहशत फैल गई। दूसरी घटना तो इतनी भयानक थी कि लोग लता को डायन कहने लगे। ऐसे ही एक बार बचपन में लता का एक दिन तवे के हाथ जल गया। हाथ जलने से वो जोर से चीखने चिल्लाने और रोने लगी। उस दिन घर वाले सब खेत गए थे। उसकी बड़ी बहन घर पर ही थी। वो दौड़कर अंदर आई और अपनी बहन का घाव देखा तो वो बोली, बस इतना सा जला जाने पर तुम इतना मुंह क्यों फाड़ रही हो। लता को उसकी बातों पर गुस्सा आया और बोली, तुझको आग लगे तब पता चले कि कितना दर्द होता है। फिर होना क्या था, अनहोनी होने में देर क्या थी। उसी रात घर में पड़े चारे में आग लगने से उसकी लपेटे में घर भी आ गया और उन लपटों में केवल लता की बहन ही जली, बाकी सब बच गए। काफ़ी ज़्यादा जल जाने की वजह से कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद से लोग उसे चुड़ैल कहकर पुकारने लगे। ऐसी और कई घटनाओं को लता के परिवार ने सहा, लेकिन आखिर बेटी को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, ये सोचकर चुप रहे। बचपन में ही 10 साल की उम्र में उसकी शादी करवा दी गई। लता का पति पेशे से ड्राइवर है और वो रोज़ उसे माता के मंदिर में ले जाता है ताकि काली शक्तियाँ उस पर हावी ना हो पाए। लता अपने काली जुबान के अभिशाप से अभी भी जूझ रही है और अक्सर चुप ही रहती हैं। पता नहीं कभी कौन सी बात मुंह से निकल जाए और उसके पति और ससुराल वालों को कुछ नुकसान ना हो जाए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सैम है। ये कहानी शुरू होती है सन 1918 से। इसी साल एक अमेरिकी राइटर जो बच्चों की कहानियाँ और कॉमिक्स लिखते थे, उन्होंने सबसे पहले इस डॉल का जिक्र अपनी किताब रेगडियान में किया था। इस किताब में उन्होंने अपनी साथ हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताया था। वह लिखते हैं कि एक बार वह अपने घर के बैकयार्ड में टहल रहे थे, तभी उनको वह डॉल पड़ी हुई मिली। उन्होंने कभी भी पहले ऐसी डॉल को अपने घर के पास नहीं देखा था, इसलिए उन्होंने अपने पड़ोसियों से पूछा कि कहीं ये डॉल उनकी तो नहीं, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और डॉल को अपनी बेटी को दे दिया। वह डॉल को देखकर बहुत खुश थी। वह उसके साथ हर रोज़ खेलने लगी। खेलते खेलते उसको डॉल के साथ इतना लगाव हो गया कि वह डॉल को एक पल के लिए भी अब अपने से दूर नहीं छोड़ती थी। वह घर में अकेली बैठी उसके साथ ज़्यादा समय बिताने लगी और बातें करने लगी। उसके पिता को उसकी चिंता होने लगी, लेकिन वो बच्ची समझकर उसे नज़रअंदाज कर देते। लेकिन जब वह 13 साल की हुई तब वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गई। इलाज के लिए उसे वैक्सीन दी गई, लेकिन उसका उल्टा प्रभाव हो गया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन अजीब बात यह थी कि जिस तरह वह डॉल रहस्यमयी तरीके से उनके घर में आई थी, ठीक उसी प्रकार वह गायब हो गई। ये कहानी लोगों में बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद वह डॉल कई सालों तक कहीं भी नज़र नहीं आई। धीरे धीरे लोग इसे भूल गए। लेकिन 1970 में जब ये डॉल हॉबी स्टोर नाम की एक दुकान में नज़र आई, एक दिन किसी महिला को वह डॉल पसंद आ गई और उसने यह डॉल खरीद ली। उस महिला को यह बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि यह डॉल भूतिया है, लेकिन उसने यह डॉल अपनी बेटी डोनो को उसके जन्मदिन पर खरीद कर ला के दे दी। डोनो उस समय नर्सिंग होम की पढ़ाई कर रही थी और हॉस्टल में अपने दो सहेलियों के साथ रहा करती थी। वह इस गिफ्ट से बहुत खुश थी। इसके साथ साथ वह हैरान भी थी क्योंकि उसकी डॉल के साथ खेलने की उम्र अभी बीत चुकी थी।
लेकिन उसको यह तोहफा बहुत पसंद आया। उसने डॉल को अपने कमरे में सजा कर रख दिया, लेकिन उसकी दोनों सहेलियों को यह डॉल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। उनमें से एक सहेली, जिसका नाम लू था, उसको यह डॉल शुरू से ही अजीब लग रही थी और उसने दोनों को यह डॉल अपने कमरे में रखने से मना कर दिया था। लेकिन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी। इस डॉल को अपने कमरे में आने के बाद अजीब हरकतें होना शुरू हो गई। दोनों ने यह नोटिस किया कि यह अपनी जगह बदल लेती है। दोनों ने यह कई दिनों तक नोटिस किया और अपनी दोनों सहेलियों को इसके बारे में बताया। दोनों की सहेलियों ने उसे सलाह दी कि तुम इस डॉल को कमरे से निकाल दो, क्योंकि यह एक श्रापित डॉल है। लेकिन दोनों ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वह भूत प्रेत पर ज़्यादा विश्वास नहीं करती थी। समय बीतता गया और लगभग 1 महीने के बाद उन्हें अपने कमरे से एक कागज़ का टुकड़ा मिला, जिस पर बच्चे की हैंडराइटिंग में लिखा था, हेल्प मी। उन्हें ऐसे टुकड़े कई बार मिलते रहते थे। एक दिन जब तीनों सहेलियां अपने कमरे में पहुंची, तो उन्होंने देखा कि डॉल की छाती पर और कमर पर लाल रंग के निशान पड़ गए थे। क्योंकि वह नर्सिंग कर रही थी, तो उन्होंने इसका पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगाया कि ये रंग नहीं बल्कि खून है। इस दौरान भी दोनों की सहेलियों ने उसे बाहर निकालने को कहा, लेकिन दोनों ने उनकी बात अब भी नहीं मानी, क्योंकि दोनों को भी इस डॉल से अजीब तरीके से लगाव हो गया था। एक दिन लू घर में अकेली थी और दोनों अपनी दूसरी सहेलियों के साथ बाहर गई थी। तभी लू को दोनों के चीखने की आवाज़ आई। वह यह भूल गई थी कि दोनों तो घर में है ही नहीं, और जब वह कमरे में गई तो देखा कि उस कमरे में उस डॉल के अलावा कोई है ही नहीं। इसके बाद कमरे से लू के चीखने की भी आवाज़ आई। इत्तेफाक से उस समय दोनों और उसकी सहेली लौटकर आ चुकी थी। उन्होंने कमरे में जाकर देखा तो लू बेहोश पड़ी थी और शरीर पे काफ़ी गहरे चोट के निशान थे। दोनों और उसकी सहेली ने लू को हॉस्पिटल एडमिट करवा दिया। 2 दिन बाद लू होश में आई और उसने बताया कि उस पर हमला उसकी डॉल ने किया था। ये बात सुनकर वह हैरान रह गई। दोनों तुरंत ही चर्च जा पहुंची और फादर को उस घटना के बारे में बता दिया। फादर ने उनकी बात सुनकर उनको अपने सीनियर फादर के पास भेज दिया। उन्होंने कहा कि इस डॉल में बुरी आत्मा का साया है और यह बात उनके संभालने योग्य नहीं है। इसके लिए उन्होंने ये खबर पैरानॉर्मल एक्टिविटी एक्सपर्ट पति पत्नी को दे दी। यह दोनों के हॉस्टल पहुंच गए और डॉल के साथ 1 हफ्ता बिताया। 1 हफ्ता बिताने के बाद उन्होंने बताया कि इस डॉल के अंदर एक शक्तिशाली आत्मा का वास है और यह आत्मा डॉल से निकलकर इंसानी शरीर में जाना चाहती है। इसने दोनों का शरीर चुना है। उन्होंने बताया कि इस डॉल को दोनों से जल्दी दूर करना होगा। यह सुनकर दोनों बहुत घबरा गई और डॉल को उनके साथ ले जाने के लिए हाँ कर दी। यह पति पत्नी इस डॉल को अपनी कार में घर ले जाने लगे और रास्ते में कार ने काम करना बंद कर दिया, जिससे कार दीवार से जा टकराई। खुशकिस्मती से यह रही कि उनको ज़्यादा चोट नहीं आई। कार के बेकाबू होने के पीछे इस डॉल का ही हाथ था। पति पत्नी ने डॉल को तंत्र मंत्र की शक्ति से अपने वश में कर लिया और शीशेदार बॉक्स में बंद कर दिया। इसके बाद उन्होंने उस बॉक्स को अपने ही एक अकल्ट म्यूज़ियम में रख दिया। आज भी आप इसे इसी म्यूज़ियम में देख सकते हैं और साफ साफ बॉक्स पर वार्निंग भी लिखी हुई है कि बॉक्स को दूरी से देखें, हाथ ना लगाएं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम करण है। ये कहानी एक ट्रेन की है जो एक सुरंग में एंटर हुई पर बाहर नहीं निकली, और आज तक उस ट्रेन के बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। तो आइए कहानी जानते हैं।
कहानी की शुरुआत होती है सन 1911 में। इटली की एक कंपनी जिसका नाम था जेनेटी, उनसे एक ट्रेन का निर्माण किया और ट्रेन के ट्रायल के लिए कंपनी ने 100 लोगों की लिस्ट बनाई जिन्हें फ्री में कुछ दूरी तक ट्रैवल करवाना था और उनके खाने पीने की भी व्यवस्था करनी थी। तो इसी अनुसार 100 लोगों की लिस्ट बनाई और 6 लोग ट्रेन का स्टाफ थे, यानी कुल मिलाकर 106 लोग की सवारी थी। 3 बोगी इस ट्रेन में लगी थी। इस ट्रेन में 1911 की टेक्नोलॉजी के हिसाब से आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था। ट्रेन के रास्ते में एक लोम्बार्डी टनल नाम की एक सुरंग आनी थी। उस समय बहुत कम सुरंग होती थी और बहुत छोटी होती थी, लेकिन इस सुरंग की लंबाई लगभग आधा मील हो चुकी थी। चूँकि ट्रेल का ट्रायल था, इसलिए यात्रियों की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से हो रही थी। ट्रेन चल पड़ी। ट्रेन को जाते हुए बहुत से लोगों ने देखा, लेकिन जब वह ट्रेन उस सुरंग में दाखिल हुई, लोगों ने सुरंग से निकलने का इंतज़ार किया, लेकिन बहुत समय बीत गया, ट्रेन सुरंग से बाहर नहीं आई। यह अपने आप में ही एक बहुत हैरान कर देने वाली घटना थी, लेकिन जब ये खबर फैली तो हड़कंप मच गया। खबरें छपी और पूछताछ हुई। स्टेशनों पर सिंगलों और जिन लोगों ने ट्रेन को चलते हुए देखा, उनसे पूछताछ हुई। पूछताछ में निष्कर्ष निकला कि यह ट्रेन एक टनल में ही गुम हो गई है। टनल में छानबीन हुई, लेकिन ट्रेन का कुछ अता पता ही नहीं चल पा रहा था। तभी 2 लोगों ने यह दावा किया कि वह उस ट्रेन में सवार थे और उन्होंने ट्रेन से छलांग लगा दी, क्योंकि जब ट्रेन सुरंग में दाखिल होने लगी तो एक जोर की आवाज़ के साथ सफ़ेद धुआं हुआ, जिससे वह घबरा गए और चलती ट्रेन से कूद गए। लेकिन उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जिस कारण उसकी बातों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। लेकिन जब उनका नाम पैसेंजरों की लिस्ट में पाया गया, तब सब हैरान हो गए। कुछ समय बाद मेक्सिको की एक डॉक्टर ने दावा किया कि उसके पास कुल 104 मानसिक रूप से बीमार लोग आए थे और अटपटी बातें कर रहे थे। तब लोगों ने कड़ियाँ जोड़ना शुरू कर दी कि ये वही लोग तो नहीं जो शायद ट्रेन में गुम हो चुके थे, क्योंकि जो 2 लोग मिले थे उनको मिलाकर 106 लोग होते हैं और ट्रेन में कुल 106 ही लोग थे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन बहुत से लोगों ने दावा किया कि जेनेटी कंपनी की हूबहू इसी ट्रेन को, इसी मॉडल को अलग अलग समय में रशिया, जर्मनी, रोमानिया और मेक्सिको में देखा गया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात कि जो ट्रेन 1911 में चली थी, हूबहू ट्रेन 1840 में मेक्सिको में देखी गई थी। लेकिन सवाल ये था कि जो ट्रेन 1911 में चली थी, वही ट्रेन 1840 यानी 71 साल पहले कैसे देखी गई, और जो वो लोग मिले थे जिनकी मानसिक हालत खराब थी, वह कहाँ गए? यह सबसे बड़ा सवाल था। लेकिन जब बहुत प्रयत्नों के बाद भी ट्रेन का पता नहीं चल पाया, तो यह मान लिया गया कि यह ट्रेन सुरंग में टाइम ट्रैवल का शिकार हुई है और आज भी इस ट्रेन के बारे में कोई नहीं जानता आखिर ये ट्रेन कहाँ गई, और ये सबके मन में मिस्ट्री क्रिएट करती है। मेरा नाम वैष्णवी है। ये कहानी एक लड़के की है जिसका सामना एक छलावा भूत से हुआ था। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गई हुई थी। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ है। वह उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था, और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरा नाम
वैष्णवी है। ये कहानी एक लड़के की है जिसका सामना एक छलावा भूत से हुआ था। ये कहानी तब की है जब मैं अपनी मौसी के घर छुट्टियां बिताने गई हुई थी। उस समय मेरी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। मेरे मौसा जी एक डॉक्टर हैं, तो उन्हें रहने के लिए एक क्वार्टर मिला हुआ है। वह उस क्वार्टर में दूसरे मंजिल पर रहते थे। उनके फ्लोर पर एक बालकनी थी जिसके पीछे की ओर एक जंगल था और रात के समय उस जंगल से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती थी। ऐसे ही एक दिन जब हम सब बातें कर ही रहे थे और खाना वाना सब निपटा कर बालकनी में बैठे हुए थे, तभी मेरी मौसी का लड़का हमसे कहने लगा कि किसी में इतनी हिम्मत है कि वो रात को इस समय इस जंगल के अंदर जाए। हम सभी हंसने लगे और उससे कहने लगे कि क्या फालतू की बातें कर रहा है, भला कोई इस जंगल में इतनी रात में क्यों जाएगा। कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो शामत पक्की है। तो सब इस बात पर हंसने लगे। वो बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरे स्कूल के दोस्त बताते हैं कि एक बार ऐसे ही एक लड़का उस जंगल में चला गया, फिर उसका कुछ पता नहीं चल पाया। गांव के लोग बताते हैं कि उस लड़के को अपने पिता के जंगल में बुलाने की आवाज़ आई थी और वो उनकी आवाज़ के पीछे पीछे उस जंगल में चला गया और फिर कभी भी उसे देखा नहीं गया। मैं हंसने लगी कि ये झूठी कहानी है। अगर वो लड़का लौटा ही नहीं तो लोगों को किसने बताया कि आवाज़ उसके पिता की थी। वो बोला क्योंकि उसके पिता उससे थोड़ी दूर पर थे और उन्होंने भी वही आवाज़ सुनी थी। मतलब उनको बुलाने की उनकी ही आवाज़ कोई उनके बेटे को अपनी पुकार रहा था। जब वह दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा वहां पर नहीं था, इसलिए कोई भी उस जंगल की ओर नहीं जाता। मैं अपने मौसेरे भाई की यह कहानी सुनकर हंसने लगी कि ये क्या बात है, जंगल का भूत जो लोगों को गायब कर दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। फिर हम सब भी उठकर टीवी देखने लगे और थोड़ी देर बाद उस बालकनी में जाकर थोड़ी फ्रेश हवा खाने लगे। रात का समय था। उस जगह अच्छी खासी हवा चल रही थी और मैं उस जंगल की ओर मुंह करके देखने लगी कि आखिर कौन होगा वो। क्या वो सच था कि तभी मैंने अपने मौसेरे भाई को उस जंगल के किनारे खड़े देखा। वो मेरी ओर नजरें करके हंस रहा था और मुझसे इशारे में कह रहा था कि तुम भी यहाँ आओ। मैं चौंक गई कि तभी तो वो टीवी देख रहा था, फिर वो नीचे कैसे पहुँच गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ वो नहीं था। तो मुझे लगा कि शायद ये नीचे चला गया है और मुझे भी नीचे बुला रहा है। वो अब मुझसे बोलने लगा, अरे देख क्या रही हो, नीचे आओ, थोड़ा सैर करते हैं। मैंने सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं, तो नीचे जाने के लिए दरवाज़ा तक गई। तभी मैंने देखा कि मेरा भाई तो टॉयलेट करके बाहर आया है। यह देखकर मैं सकपका गई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं सोच नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है। मैं उससे बोली कि तुम तो नीचे थे, इस बाथरूम में कब आए। तो वो बोला मैं तो यहीं पर था, मैं तो बाथरूम गया था। तुम क्या बोल रही हो। मैं उससे बोली कि मैंने अभी तो तुम्हें नीचे देखा है, जंगल के किनारे। वो बोला मजाक मत करो मुझसे, तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा। मुझे पता है कि तुम डराने का प्रयास कर रही हो, पर मैं नहीं डरने वाला। इतना कहकर वो टीवी देखने चला गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, ये मैंने क्या देख लिया। उसी रात मैं जब सो ही रही थी तब किसी ने मुझे पुकारने की आवाज़ लगाई। वो जो भी था मुझसे कह रहा था कि मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, तुम तो आई ही नहीं। देखो जल्दी आ जाओ। फिर हम दोनों साथ ही
जंगल के अंदर घूमेंगे। इस बार ये आवाज़ मेरे भाई जैसी नहीं थी, बल्कि किसी ऐसे बूढ़े आदमी की थी जो काफ़ी लंबा होगा और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता होगा। रात भर मुझे उसकी आवाज़ आने लगी, और फिर जब सुबह मैंने सबको यह बात बताई तो सबने मुझसे कहा कि ऐसा होना यहाँ आम बात है। तुम उस और ध्यान मत दो और अपना काम करती रहो, और भूल कर भी उस जंगल पर मत जाना। उसके कुछ दिनों बाद मुझे उस जंगल की ओर से आवाज़ें आती रही, फिर वो आवाज़ें आना रुक गई। इस घटना के कुछ दिनों बाद मेरे पापा मुझे लेने आ गए थे, क्योंकि मेरी गर्मियों की छुट्टी ख़त्म होने वाली थी। उस जंगल में रहने वालों को लोग छलावा कहते हैं, और जो कोई भी व्यक्ति उसके पीछे जाता है वो वापस लौटकर नहीं आता। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिनव है। ये बात तब की है जब मैं अपने गांव जा रहा था। मेरा गांव पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है, घनी आबादी से अलग थलग। मेरा गांव बहुत कम लोगों की आबादी में बसा हुआ है। जी, मेरे गांव में एक कच्ची सड़क भी है, जिस पर केवल एक बस ही चलती है, जो गांव से बाहर तक ले आती है और ले जाती है। मैं अपनी नानी के घर गया हुआ था और वहीं से लौटकर आ रहा था। रात का समय था। बस ने मुझे गांव के बाहर उतारा था, क्योंकि सड़क गांव से बाहर की ओर थी और मेरा घर गांव के काफ़ी अंदर था। पर इससे मुझ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि पहले भी मैं बहुत सी बार सफ़र कर चुका हूँ। पर इस बार मैं काफ़ी देर रात गांव में पहुंचा था। मैंने अपना सामान उतारा और उसे उठाकर अपने घर की तरफ बढ़ता चला गया। उस समय रात के लगभग 11:30 बज रहे थे, और जैसे कि आप जानते हो, गांव में लोग जल्दी ही सो जाया करते हैं। तो वैसा ही था। पूरा गांव सुनसान पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो जैसे गांव नहीं कोई जंगल में आ गया हूँ। अब थोड़ा मुझे डर लगने लगा था। मैं बस भगवान से दुआ कर रहा था कि जल्दी से मैं घर पहुँच जाऊँ। पर मेरा घर थोड़ा दूर था। लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे मेरा दोस्त सोमदर मिला। उसने मुझे दूर से ही इशारा किया। मैं यह सोच रहा था कि इतनी रात में ये यहाँ क्या कर रहा है, पर खैर छोड़ो। मैं तो बड़ा खुश था कि कम से कम मुझे कोई साथी तो मिल गया। अब मेरा डर थोड़ा कम हो गया था, क्योंकि इस सन्नाटे में चुप्पी तोड़ने के लिए कोई तो मेरे साथ था। उसने मेरे पास आके मेरा बैग उठाया और मेरे आगे आगे चलने लगा। चलते हुए मैंने एक बात पर गौर किया कि ये इतना चुप चुप क्यों है। ये जब से मुझसे मिला है तब से इसने कुछ बोला ही नहीं है, क्योंकि मेरा दोस्त सोमदर तो बहुत बात करने वालों में से है और आज इतना शांत है। मेरा घर बस थोड़ा ही दूर था, पर अब वो एक दूसरा रास्ता लेके खेतों की तरफ से बढ़ने लगा। मैंने उसको कहा, अरे भाई, कहाँ जा रहे हो? कब से देख रहा हूँ बड़े ही चुप चुप लगे पड़े हो। ये खेतों की तरफ कहाँ लेके जा रहे हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? उसने मेरा हाथ पकड़ा और ज़बरदस्ती मुझे खेतों की तरफ ले जाने लगा। उसका हाथ बहुत ठंडा था। मुझे समझते हुए देर न लगी कि यह मेरा दोस्त नहीं है। वो मुझे पास ही की एक कुएं की तरफ घसीटते हुए लेके जा रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुनकर गांव के बहुत से लोग जग गए और मेरी तरफ दौड़कर आने लगे। जब वो मेरे पास आए तब मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। मुझे उठाकर देखने वाले सब लोग मेरे आजू बाजू बैठे हुए थे और मुझसे मेरा हाल चाल पूछ रहे थे। तुम रात को बरगद के पेड़ से लिपटे हुए बेहोश पड़े थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
मैंने उन्हें अपने साथ जो भी हुआ था वो सब बताया। उस समय मेरा दोस्त सोमदर भी वहाँ पर ही था। वो बोला कि मैं तो रात को अपने घर पर ही सो रहा था, तो वो कौन था जो मेरे साथ कल रात को था।